पिछले कुछ समय से लगातार देश में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन के लिए मांग की जा रही थी। इसकी डिमांड की जा रही थी और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में इससे संबंधित एक विधेयक को पेश किया है और ये जो विधेयक है इसे राज्यसभा में पारित भी कर दिया गया है। अब इसे राज्यसभा से लोकसभा में भेजा गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे संशोधन विधेयक पर बात करेंगे कि इस विधेयक में किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम मुख्य तौर पर इस पूरे विधेयक के प्रमुख प्रावधान, इस पूरे विधेयक की जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, क्या किस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक निकाय का भी जिक्र आएगा, एक बॉडी का जिक्र आएगा जिसका नाम है सीबीएफसी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। उसके बारे में भी कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और अंत में एक सवाल पर बात करेंगे। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था जैसी खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे विधेयक के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत में हमें इस तरह के किसी विधेयक की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही बात की कि भारत में लगातार जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, जो तमाम कानून के जानकार लोग हैं, वो बहुत लंबे समय से सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट मुख्य तौर पर भारत में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, खासतौर पर जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके सार्वजनिक प्रसारण को, जो उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पब्लिक प्रदर्शनी की जाती है, उस प्रदर्शनी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है ये पूरा कानून। और लंबे समय से इस कानून में बदलाव करने की मांग की जा रही थी। क्यों मांग की जा रही थी, उसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार सरकार की ओर से बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर। और ये जो कानून है, ये कानून इन दोनों के बीच एक असंगतता पैदा होती है, एक इनकंसिस्टेंसी पैदा होती है। तो ऐसे में इसको कंसिस्टेंट बनाना ज़रूरी था। इसके अलावा इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डिसीजंस आए थे, तो इस लिहाज से भी इसको कंसिस्टेंट बनाना ज़रूरी था। और साथ ही बहुत सारे कानून भी सरकार ने पेश किए हैं संसद में और उन कानूनों को इसके साथ इस कानून के साथ समन्वय स्थापित करना ज़रूरी था, ताकि एक कोऑर्डिनेटिव तरीके से हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेजिस्लेट कर सकें, उसको रेगुलेट कर सकें। तो सबसे पहला कारण तो ये हुआ। इसके अलावा पिछले कुछ समय से सार्वजनिक स्तर पर प्रदर्शन करने, यानी कि जो सीबीएफसी फिल्म बनाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिन फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, उन फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को लेकर जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है, जो सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी बदलाव की मांग की जा रही थी। बदलाव क्या किया गया है उस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक जो प्रमाणीकरण हेतु जो वर्गीकरण है, यानी कि जो सर्टिफिकेट देने के लिए कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन कैटेगरीज में भी बदलाव की मांग हो रही थी। और साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस पूरे कानून को लाने का, वो है फिल्म पायरेसी। हम सभी जानते हैं कि भारत में, इसके अलावा हॉलीवुड में, इस तरह की जो तमाम बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर फिल्म पायरेसी एक बड़ा मुद्दा होता है। जो फिल्में सिनेमा हॉल में दिखाई जाती हैं, उन्हें कैमरों के जरिए रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस रिकॉर्डेड फिल्म को लोगों के सामने पेश किया जाता है इलीगल तरीके से। और ऐसा कहा जाता है कि इस पूरी इंडस्ट्री की वजह से, पायरेसी की वजह से, फिल्म निर्माताओं को बहुत व्यापक स्तर पर नुकसान होता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई फिल्में रिलीज होने से पहले ही मार्केट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन फिल्मों का कोई विशेष बाजार नहीं रह जाता, कोई देखने वाला व्यूअर नहीं रह जाता, तो उन फिल्मों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। इसी को फिल्म पायरेसी कहा जाता है और इसी को रोकने के लिए सरकार इस कानून में बदलाव कर रही है, इस कानून में संशोधन किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और किस तरह के प्रावधान सरकार लेकर आई है। ये जो सिनेमेटोग्राफी विधेयक है, ये विधेयक कहता क्या है? तो सबसे पहले इस विधेयक का पूरा नाम है सिनेमेटोग्राफ
संशोधन विधेयक 2023। अब इस पूरे विधेयक के कुछ उद्देश्य भी हैं, कुछ लक्ष्य भी हैं। पहला लक्ष्य ये है कि फिल्म पायरेसी को रोका जाए। फिल्म पायरेसी पर हमने पहले भी बात की। दूसरा लक्ष्य है कि भारत में फिल्म प्रमाणन की जो तरीका है, फिल्म सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बदलाव किया जाए और उस प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ज़्यादा क्लियर किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्रावधान क्या-क्या शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले पायरेसी की बात करते हैं। पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह के प्रावधान हैं? तो पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने संशोधन विधेयक के माध्यम से सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में 2 क्लॉज शामिल किए हैं, 2 खंड शामिल किए हैं। इसमें सबसे पहला खंड है खंड 6A। खंड 6A क्या कहता है? तो खंड क्लॉज 6A कहता है कि आप जो सिनेमा हॉल है, जो भी ऐसे लाइसेंस वाली जगह है जहाँ पर फिल्म प्रदर्शन की अनुमति दी गई है, उस जगह पर आप कोई भी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं या कोई भी रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि आपका लक्ष्य मुख्य तौर पर उस कंटेंट की चोरी करना था, तो आप पर कार्यवाही की जा सकती है। ये तो पहला प्रावधान हुआ, पहला क्लॉज हुआ। दूसरा क्लॉज क्या कहता है? तो दूसरा क्लॉज है क्लॉज 6AB। तो क्लॉज 6AB, पहला वाला जो क्लॉज था वो तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पर रोक लगाता है, यानी कि पायरेसी पर रोक लगाता है। दूसरा वाला जो प्रावधान है क्लॉज 6AB जो है, ये पायरेटेड कॉपी के उपयोग पर रोक लगाता है, यानी कि ये वाला जो प्रावधान है ये मुख्य तौर पर कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब प्रत्यक्ष तौर पर ये है कि ये आप पर और मुझ पर पायरेटेड फिल्म देखने पर रोक लगाता है और उसके प्रसार को भी रोकने की कोशिश करता है। तो ये 2 क्लॉज हैं जो कि सरकार इस कानून के माध्यम से शामिल कर रही है। अब क्या होगा कि यदि आप इन क्लॉजेस का उल्लंघन करते हैं, यदि इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सरकार का कहना है, इस विधेयक में कहा गया है कि यदि आप इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं, यदि आप फिल्म की पायरेसी करने की कोशिश करते हैं, पायरेटेड फिल्म देखने की कोशिश करते हैं या किसी को बेचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तकरीबन 3 साल तक की जेल की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना होगा? तो जुर्माना मुख्य तौर पर जिस फिल्म की आप पायरेसी कर रहे हैं, उस फिल्म को बनाने में जितनी लागत आई है, उसका जो कुल कॉस्ट है, उस कुल कॉस्ट का तकरीबन 5% हिस्सा आपके ऊपर जुर्माने के तौर पर लगाया जाएगा। यानी कि अगर फिल्म 100 रुपए की बनी है तो आपको उसके जुर्माने के और अगर आप उस फिल्म की पायरेसी करते हैं तो आपको 5 रुपए जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे यदि आप पकड़े जाते हैं। तो ये तो पायरेसी से जुड़े प्रावधान हुए। अब यहाँ पर पायरेसी कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी एक चुनौती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसे इस लिहाज से समझा जा सकता है कि पायरेसी की वजह से हर साल भारतीय सिनेमा यानी कि बॉलीवुड को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से, इतने बड़े अमाउंट की वजह से सरकार को इस पूरे विषय पर गंभीर विचार करना पड़ रहा है, इस पूरे विषय पर कानून बनाना पड़ रहा है। तो ये तो पहला प्रावधान हुआ। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रावधान देखते हैं। तो अगला जो प्रावधान है वो प्रमाण पत्रों के वर्गीकरण को लेकर है, सर्टिफिकेशन के एक कैटेगराइजेशन को लेकर है। तो हमने इससे पहले भी फिल्मों का सर्टिफिकेशन किस तरह से होता है उस पर एक वीडियो बनाई थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बात की थी कि भारत में जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं फिल्मों के, वो सर्टिफिकेट्स मुख्य तौर पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है यू, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। तो इस कैटेगरी के तहत मुख्य तौर पर सभी, यदि किसी फिल्म को ये वाला सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस फिल्म को बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक तौर पर कहीं भी दिखाया जा सकता है। तो ये यू सर्टिफिकेट की बात हुई। इसके बाद आता है यू ए सर्टिफिकेट। यू ए सर्टिफिकेट मुख्य तौर पर यू सर्टिफिकेट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर फिल्म को देखने के लिए पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपको फिल्म देखना है तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा, अपने माता पिता के साथ जाना पड़ेगा। तो ये यूए सर्टिफिकेट की बात हुई। इसके अलावा एक ए सर्टिफिकेट भी होता है। ए सर्टिफिकेट मुख्य तौर पर अडल्ट कैटेगरी से जुड़ा होता है, यानी कोई कंटेंट जो है, जो अडल्ट कंटेंट है, यदि किसी फिल्म में उस तरह का कंटेंट मौजूद है तो उस फिल्म को, उस अडल्ट कंटेंट वाली फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है एस सर्टिफिकेट की। और ये जो एस सर्टिफिकेट है ये मुख्य तौर पर किसी स्पेशलाइज्ड फिल्म को दिया जाता है, यानी कि कोई ऐसी फिल्म जिसे केवल एक कैटेगरी के लोग ही देख सकते हैं, उसे एस सर्टिफिकेट दिया जाता है।
तो हमारा जो अगला प्रावधान है, जो अगला बदलाव है, वो यूए सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने यूए कैटेगरी को सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसका विस्तार किया गया है। अब सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो यूए कैटेगरी सब कैटेगरी होगी 7+ ईयर्स, 13+ ईयर्स और 16+ ईयर्स। इसके अलावा इस विधेयक के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से सीबीएफसी के प्रमाण पत्र का भी विस्तार किया गया है। यानी कि सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, किसी फिल्म को जो सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट की अवधि का भी विस्तार किया गया है। पहले दरअसल होता ये था कि सीबीएफसी यदि किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देता था, तो वो सर्टिफिकेट केवल 10 सालों के लिए ही वैलिड रहता था और 10 सालों के बाद उस सर्टिफिकेट को रिवाइज किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से ये प्रावधान किया है कि ये जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ये लंबे समय तक के लिए अनिवार्य रहेगा। हमेशा के लिए आप उस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार की जो रिवाइजिंग पावर है, उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पहले जो थी केंद्र सरकार, वो किसी फिल्म के सर्टिफिकेट को रिवाइज कर सकती थी 10 साल बाद, लेकिन अब उस रिवीजन पावर को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा एक प्रावधान ए सर्टिफिकेट और एस सर्टिफिकेट को लेकर भी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वो ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों और एस सर्टिफिकेट वाली फिल्मों के लिए यदि उन फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाना है, तो टेलीविजन पर दिखाने के लिए उन फिल्मों को एक अलग प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। और इस अलग प्रमाण पत्र में मुख्य तौर पर उस फिल्म में कुछ बदलाव किए जाएंगे और उस बदलाव के माध्यम से उस फिल्म को टेलीविजन पर दिखाया जा सकेगा। तो ये कैटेगरी जो है, ये छूट दी गई है ए कैटेगरी वाली फिल्मों को, यानी कि एडल्ट फिल्मों को, और एस कैटेगरी वाली फिल्मों को, यानी कि स्पेशलाइज्ड फिल्मों को। इसके अलावा वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में केवल टीवी पर यूए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को ही टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है। लेकिन इस नए बदलाव के बाद एक सर्टिफिकेट वाली फिल्मों और एस सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को भी टेलीविजन पर दिखाया जा सकेगा, हालांकि उसमें कुछ बदलाव किए जाना अनिवार्य होगा। तो ये तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस की बात हुई, बदलावों की बात हुई। अब अंत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड क्या है, सीबीएफसी क्या है, क्योंकि हमने सीबीएफसी की पहले बहुत ज्यादा बात की, तो सीबीएफसी क्या है एक बार उसको भी देख लेते हैं। सीबीएफसी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और ये जो है मुख्य तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के तौर पर काम करता है। और इस निकाय को भी मुख्य तौर पर सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के माध्यम से गठित किया गया था, जिस एक्ट को वर्तमान समय में सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है। और इस पूरी निकाय का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि इस पूरे एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को सरकार द्वारा सही ढंग से लागू किया जाए, सरकार के माध्यम से सही ढंग से लागू किया जाए। यानी कि ये जो पूरा निकाय है, ये निकाय फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शनी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। किसी फिल्म को सार्वजनिक स्तर पर किस तरह से दिखाया जाएगा, किस कंटेंट को दिखाया जाएगा, किस कंटेंट को नहीं दिखाया जाएगा, ये तय करने की जो जिम्मेदारी है वो सीबीएफसी को दी गई है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में मुख्य तौर पर सबसे पहले 25 मेंबर्स मौजूद होते हैं सीबीएफसी के, और एक जो है अध्यक्ष होता है। और इन 26 लोगों का जो कार्यकाल है वो 3 सालों का होता है, और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा सीबीएफसी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में मौजूद है, और साथ ही सीबीएफसी में केंद्र सरकार की ओर से एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ की भी नियुक्ति की जाती है, जो कि इसकी प्रशासनिक जिम्मेदारियां उठाता है। यानी कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है वो करने की जिम्मेदारी सीबीएफसी के सीईओ की होती है। इसके अलावा सीबीएफसी की सहायता के लिए भारत के बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में 9 रीजनल ऑफिसेस की भी शुरुआत की गई है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गया, इस तरह के जो शहर हैं यहाँ पर 9 रीजनल ऑफिस शुरू किए गए हैं। और इन रीजनल ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं, उनका प्राथमिक कार्य होता है कि इन 25 सदस्यों की सहायता की जाए। इसके अलावा इन रीजनल ऑफिसेस में सलाहकार पैनल भी मौजूद होते हैं, कुछ एडवाइजरी पैनल्स मौजूद होते हैं जो कि सीबीएफसी की सहायता करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ये जो सीबीएफसी के 26 मेंबर्स हैं, 25 मेंबर हो गए और एक जो अध्यक्ष है, ये इंडस्ट्री के अंदर से आते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के लोग होते हैं। लेकिन सीबीएफसी की संरचना में ही ये जो सलाहकार पैनल है, ये इस एडवाइजरी पैनल के लोग इंडस्ट्री के अंदर से नहीं आते, बल्कि इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीबीएफसी में केवल इंडस्ट्री के लोग शामिल नहीं होते हैं,
बल्कि फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में बाहर के लोगों को, जो आउटसाइडर्स हैं, जो आउटसाइड पर्सपेक्टिव है, उसको लिए जाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये तो सीबीएफसी की बात हुई। अब हमने सीबीएफसी की बात की, इस पूरे विषय पर चर्चा की। अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हमें इन दो कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। हमारा दूसरा कथन है कि फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में शामिल सभी लोग केवल फिल्म उद्योग से होते हैं। हमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।